Hello everyone, I welcome all of you to Bihar PC Sutra, and this is lecture number 5 of which series One Stop Solution series for 71st BPAC Mains Current Affair है ना। तो we are going to discuss topic number 8, 9 and 10, and in topic number 9 we are going to discuss about Venezuela crisis, and in topic number 10 we will discuss United Nations Security Council। और इसकी पीडीएफ ना हिंदी और इंग्लिश में आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका या तो प्रिंट लेकर के बैठ जाइए, ठीक है, या तो प्रिंट करा लीजिए, या फिर आप क्या करिएगा सॉफ्ट कॉपी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग देखेंगे कि आप सबने देखा होगा कि यूएसए ने क्या ऑपरेशन एक लॉन्च किया था, किस पे, वेनेजुएला पे। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम था उस ऑपरेशन का। इसमें क्या किया कि इन्होंने अबडक्ट किया, मतलब सीधे सीधे किडनैप किया, उठा लिया वहां के प्रेसिडेंट को। कहां के, तो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था, तो निकोलस मदुरो उनका नाम था। उनको किस चार्जेस में किया, तो नार्को टेररिज्म के चार्जेस में उनको वहां से डिटेन करके लेकर के गए। कहां, अपनी कंट्री में लेकर के गए, और उनपे प्रॉपर बकायदा केसेस जो भी उनपे चल रही हैं अभी, तो उनको ट्रायल सारा उनका चल रहा है अभी, ठीक है। तो अब देखिए कि ये यूएसए का क्या है, यूनिलैटरल एक्शन था। इन्होंने क्या किया कि कंडक्ट, मतलब कि ये जो ऑपरेशन जो कंडक्ट किया, उससे पहले भी इन्होंने क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई ऑथराइजेशन नहीं लिया कि हाँ हम लोग जा रहे हैं अटैक करेंगे डिफेंस के रूप में ही। अगर आपको काउंटर ही अटैक करना है, आप जिस पे भी काउंटर नार्को टेररिज्म, तो एंटी टेररिज्म आपने जो भी एक्शन लिया, बट ये क्या एक्शन हो गया, तो यूनिलैटरल एक्शन हो गया। यहां क्या डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा रहा है अब कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी जो काउंसिल है, क्या उसका मतलब इंपॉर्टेंस अभी खत्म हो गया। कोई भी जो पावरफुल कंट्री होगी और जो कम पावरफुल कंट्री होगी, जिसकी अच्छा डिफेंस नहीं होगा, जिसके अंदर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगा, तो क्या उस पे यूनिलैटरल एक्शन करके और वहां पे कुछ भी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कंट्री में सोवरेनिटी नाम का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे इंडिया है, इंडिया फॉलो करता है, तो क्या बाकी कंट्री का सोवरेनिटी का कोई मतलब नहीं कि नहीं वो सोवरेन है ही नहीं कंट्री, जैसे वो आपका पपेट स्टेट है, पपेट नेशन है, नहीं ना। तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोवर्सीज, बहुत सारा क्या डिबेट है जो राइज हुआ इसके बाद। तो अब इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या मतलब एक्शन लेने का तरीका है, क्या किस रीजन पे यूएसए ने एक्शन लिया, और किस रीजन के कारण यहां पे जो अदर कंट्री है वो कह रही है कि नहीं ये गलत किया गया। तो पहला यहां पे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 2 का सब क्लॉज जो है 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये क्या करता है कि प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ फोर्स को। फोर्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए प्रोहिबिट करता है। बट यूएसए का क्या कहना है कि आर्टिकल नंबर 51 क्या उसको सेल्फ डिफेंस क्लाउज ये देता है, यूएसए का ये कहना है, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया, अभी हमने किसकी किसकी बात की कि यूएसए ने कैसे अटैक किया, तो आर्टिकल नंबर 51 का हवाला देते हुए, और इसको रोकता क्या था कि आप यूनिलैटरल एक्शन नहीं लें, तो आर्टिकल नंबर 2 का 4A। ये सब डिबेट है जो पूरा फैल गया, और ये क्या दिखाता है, अभी हम लोग कह रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म पे क्राइसिस शो करता है। आप किसी कंट्री का सोवरेनिटी को आप खत्म कर रहे हो एंड नॉन इंटरवेंट, तो ये सब डिबेट है जो राइज हुआ। अब देखो इंडिया का क्या स्टांस आया, इंडिया ये न्यूज में जब आया बात, इसके बाद इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहां से क्या न्यूज है कि इंडिया अर्जेस, क्या इंडिया अर्ज कर रहा है, पीसफुल डायलॉग एंड स्टेबिलिटी अमिड वेनेजुएला ऑनगोइंग क्राइसिस, कि यहां पे इंडिया ने क्या कहा कि पीसफुल डायलॉग करिए और स्टेबिलिटी लेके आइए, ये ग्लोबल ऑर्डर के लिए, ग्लोबल पीस के लिए ये बेटर है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ कि वहां पे इन्होंने क्या किया, अबडक्ट कर लिया, वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और उठा करके लेकर चले गए यूएसए में। तो अभी क्या वहां पे किनकी सरकार चल रही है, तो अभी जो उनके जगह पे एक्टिंग जो प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट सेम है, बस प्रेसिडेंट चेंज हो गया। करेंट एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है उनका मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, करेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट, इनका नाम है
डेल सी, लिख दे रहा हूं, डेल सी रॉड्रिग्विज, ठीक है। तो इनका नाम है डेल्सी रॉड्रिग्विज, ठीक है। तो ये अभी संभाल रही हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स में क्या है कि इकोनॉमिक कोलैप्स करके यहाँ पे ना हाइपर इन्फ्लेशन, इसी के बारे में कहा जाता था। वेनेजुएला का एग्जांपल देते थे, लोग कहते थे कि आप एक जो ब्रेड का पैकेट है उसके लिए भी आपको क्या, एक अटैची, एक सूटकेस पैसा भर के लेके जाना पड़ेगा। तो इस टाइप का एग्जांपल लोग देते थे, किसके बारे में, तो वेनेजुएला के बारे में। अच्छा देखिए, ये जो मैप आप सबको दिख रहा है ना, ये मैप आप लोग को सबको बनाना है एग्जाम में, ठीक। इसको देख लीजिए, तो ये मैप आपका बनना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पे पॉइंट है कि क्या है, कीवर्ड क्या आता है, मॉनेटरी ब्रेकडाउन। यहाँ पे ना इन्फ्लेशन 2018 के टाइम में करीब कितना चला गया, तो 10 लाख % से इंक्रीज कर गया था। और क्या था ना, इन्फ्लेशन अभी भी देखोगे ना तो सालाना जो 200 से 3%, 300% का हाइक मिलता था, मतलब कि इंक्रीज हो जाता है। और जो बोलिवियन जो बोलीवार है, मतलब यहाँ पे वेनेजुएला में यूज करते हैं जो करेंसी, वो बोलीवार है, वेनेजुएलन बोलीवार, वो उसका जो परचेजिंग पावर था वो करीब करीब खत्म हो गया था। अभी भी वहां पे जाओगे आप तो किसका देखोगे कि डॉलर को लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है और इसकी करेंसी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, तो थोड़ी स्टेबल करेंसी है, तो इसलिए डॉलर का ही इन लोग प्रीफर करते हैं यूज, ठीक है, अपनी करेंसी नहीं करते हैं, ठीक। यूज कर मतलब इसके अभी जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डॉलर को यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, बट इनकी करेंसी क्या है, तो वेनेजुएलन बोलीवार, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे कि जीडीपी है ना, यहाँ पे एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, ठीक है। तो कीवर्ड क्या निकल के आएगा, इकोनॉमिक फ्री फॉल, मतलब 74% से श्रिंक कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कब, 2013 से 21 के बीच में। और इसको ना इकोनॉमिक कोलैप्स का ग्लोबली एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है, किसको, वेनेजुएला को। रीजन क्या था कि वहां पे ना मोस्टली जो जैसे जैसे यूएई है, ठीक है, वहां भी तेल निकलता, बट क्या क्या उन्होंने डाइवर्स कर लिया, वहां पे अलग अलग कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, टूरिज्म है, ये सब अलग अलग उन्होंने सेक्टर ओपन कर ली। इनका क्या था, तेल निकालो पैसा लो, तेल निकालो पैसा लो, ठीक है, उसको बेचो पैसा लो, ठीक है। तो उसका भी जब वो सही से चल रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया, वहां पे नेशनलाइजेशन कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया ऑफ ऑयल कंपनीज। अब क्या हो गया कि ना उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास उतना कैपिटल था, ना उन लोग R&D पे उतना इन्वेस्ट करते थे, तो उसके कारण, और यहाँ का जो ऑयल जो है वो क्या है, हेवी ऑयल है, ठीक है, हेवी एंड सोर ऑयल है। तो जिसके कारण वो कंपैटिबल नहीं थे, वो कंपनियां ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो इसके कारण जो आप देखते हो अफ्रीकन कंट्री में, ये कीवर्ड आप सुनते होंगे, रिसोर्स कर्स, ठीक है, अभिशाप लग जाता है। जहां रिसोर्सेज होंगे वहां उस एरिया को, उस क्षेत्र को अभिशाप लग जाता है। तो वही इसके साथ भी हुआ, किसके साथ, वेनेजुएला के साथ। अब देखेंगे यहां पे जो प्रूवन जो रिजर्व है वो कितना बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, कितना है, तो 303 बिलियन बैरल्स हैं यहां पे। और यहां पे जो प्रोडक्शन जो था वो डिक्लाइन, जो मैंने अभी बात करी आपसे, तो वो कितना कर दिया गया था डिक्लाइन, तो 3.5 मिलियन बैरल पर डे होता था, उसको घटा करके क्या कर दिया गया कि 7 लाख से 8 लाख बिलियन बैरल पर डे पे आ गए इन लोग, कम करके, डिक्रीज करके, मिलियन से बिलियन जो था है ना, तो उसको बैरल पर डे डिक्रीज करके कितना लेके आ गए, तो 3.5 मिलियन से सिर्फ 7 और 8 लाख पर पहुंच गए। यहां पे देखो बैरल सिर्फ 7 और 8 लाख बैरल पर डे पे पहुंच गए, कब, 2025 तक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहां पे कहा जाता है, देखो ये देखो कीवर्ड आपको यूज अगर कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। 90 से 90% के पास जो एक्सपोर्ट अर्निंग में क्या होता था कि ऑयल का जो रोल अदा करते थे। अभी हमने बात किया ना कि यूएई और वेनेजुएला का ऑयल पे कि कैसे, तो इसका एक्सपोर्ट में 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट क्या, सिर्फ ऑयल वेस्ट था। लेकिन यहां पे जो कीवर्ड की जो मैं बात कर रहा था, ये देखो, डच डिजीज इफेक्ट, फेलियर टू डाइवर्सिफाई
इकोनॉमी लेड टू डच डिजीज इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? डच डिजीज जो इफेक्ट है कि जब कोई कंट्री है ना बहुत ज्यादा अर्न करता है टू मच फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और करेंसी उसका स्ट्रांग बनते जाता है और बाकी सब जो इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या होता है, वो सफर करता है। इसको क्या कहते हैं? डच डिजीज इफेक्ट। अगर इस टाइप का आप कीवर्ड यूज कर दीजिएगा ना तो मतलब बहुत अलग लगेगा, बाकियों की कॉपीज में नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आपकी कॉपी में ये दिखेगा, तो डच डिजीज इफेक्ट सिंड्रोम। और भी मैं कीवर्ड्स जो आपको बताऊंगा, ये बताते जा रहा हूं, वो सब बिल्कुल डालिए, ठीक। अगला क्या है कि वहां पे ऑलरेडी गरीबी है, वहां पे 90% पॉपुलेशन, जब वो क्राइसिस आया था ना, वो बिलो पॉवर्टी चली गई थी, है ना, कि जब 2008 का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, कब की बात कर रहे थे? 2018, याद देखिए 2018 की बात कर रहे थे। वहां क्या चला गया था कि 90% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया था, ठीक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वही जो फूड का, मेडिकल का शॉर्टेज हो गया, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने लगा नेशन वाइड, ब्लैकआउट 2019 ऑनवर्ड देखा जाने लगा वहां पे। और क्या? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे जो मदुरो जो है, निकोलस मदुरो, वो पावर में कब से हैं? तो 2013 से, लेकिन 2018-2024 में इलेक्शन हुआ, लेकिन क्या होना कि अपोजिशन का जुआन गुएडियो, ठीक है, जुआन गुएडियो, ठीक है, ये जो अर्लियर रिकॉग्नाइज, इनको क्या ना 50 से ज्यादा कंट्री अपोजिशन को ही मानता है, इसको मानता ही नहीं है। किसको? निकोलस मदुरो को वहां का प्रेसिडेंट मानता ही नहीं है, अपोजिशन के गवर्नमेंट को मानता है, रिकॉग्नाइज करता है 50+ कंट्रीज। तो ये और कहता है क्या कि जो मिलिट्री बैकिंग के कारण इसका कंटिन्यूटी रिजीम का जो दिखा जा रहा है निकोलस मदुरो का, ठीक है। और क्या था वहां पे दिक्कत? क्या दिक्कत है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड माइग्रेशन क्राइसिस, तो मतलब मास डिस्प्लेसमेंट। अब नियरली 8 मिलियन वेनेजुएलन माइग्रेट करके कहां जाता है? मोस्टली जो अगल बगल का जो लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है उस पे अफेक्ट पड़ता है। मतलब इसका अफेक्ट किन पे पड़ता है? तो मोस्टली कोलंबिया और ब्राजील सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और इसके लिए क्या, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस जो है प्लान 2026 का, जिसके लिए कितना होगा? 606 मिलियन रिक्वायर्ड होगा डॉलर, इतना होगा, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया कि क्या रीजन है, क्या क्या है, ये कंट्री का क्या सिचुएशंस है, क्या रीजंस है, कोर रीजन, कोर कंपोनेंट ऑफ क्राइसिस वहां जो मचा हुआ था। अब यूएसए का जो ऑपरेशन है उस पे बात करेंगे। यूएसए जो इंटरवीन जो करता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा, ठीक है, तो उसका पूरी तरह से इसका निपटारा कर दिया, पूरा जो दिक्कत जो था रिजॉल्व कर दिया, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इस ऑपरेशन का नेम था। मदुरो को क्या किया? अरेस्ट किया, ठीक है। किसके चार्जेस में? हमने बात किया नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में, और इनको लिंक किया किस कार्टेल के साथ? कार्टेल ऑफ द सन, ये डालिएगा, ठीक है, कार्टेल ऑफ द सन्स, ये आप लोग लिखिएगा। उसके बाद यूएसए का क्या कहना है कि आर्टिकल 15 क्या उसको पावर देता है सेल्फ डिफेंस के लिए कि यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां से आप पता है कि नार्को का उन्होंने हवाला देते हुए क्या क्या, बट जो मेन जो रीजन थे उस पे हम लोग बाद में करेंगे कि यूएसए का पीछे का जो रीजन था, ये तो उन्होंने बस बता दिया, बट आपको पता है कि वहां से उतना नहीं जाता है जितना नार्को मैक्सिको से जाता है। तो उसको अटैक भी करना था, तो अगर करते तो नार्को के लिए तो मैक्सिको को करते, तब एक बार जस्टिफाई भी कर रहा है। बट यहाँ वेनेजुएला को वो पर्सनल इंटरेस्ट प्लस में इन्फ्लुएंस, अभी देखो यहाँ पे मोनरोए डॉक्ट्रिन आपको मिलेगा आगे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट देखते हैं, ठीक है, कि वेनेजुएला में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। कि वहां पे ना ऑयल का आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो है, ठीक है। और क्या है वहां पे 200 ट्रिलियन क्या है क्यूबिक फीट का क्या नेचुरल गैस है, ठीक है। तो 8वां लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। अच्छा, गोल्ड का भी बहुत ज्यादा डिपॉजिट है वहां पे, ये इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया। और अदर मिनरल्स जैसे बॉक्साइट हो गया, आयरन हो गया, ये सब और रिजर्व, तो ये सब पे यूएसए की नजर है,
ठीक है, और अपनी कंपनियों को कहाँ एंट्री देना चाहता है, तो ये जो आपका ऑयल, गैस और जो गोल्ड, तो और प्लस में मिनरल्स, तो यहाँ पे एंट्री करवाना चाहता है अपनी कंपनियों का यूएसए। ठीक है, चलिए अभी तक हमने देख लिया। अब देखिए आर्गुमेंट अगेंस्ट जो हमने ऑलरेडी रीड किया था, तो वही है यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियल ड्राइवर्स ऑफ यूएसए एक्शन जो था वो क्या है, कि देखिए यूएसए का नॉर्मल मॉनरॉय डॉक्ट्रिन रिवाइवल, मतलब उसमें पहले क्या, मॉनरॉय रिवाइवल जानते हो आप लोग, मॉनरॉय डॉक्ट्रिन रिवाइवल, ये क्या है ना कि ये लॉन्च किया गया था 1823 में। वहां के जेम्स मॉनरॉय प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और उन्होंने कहा था कि नो न्यू कॉलोनीज, जो क्या था ना कि उसमें कॉलोनाइजेशन अपने चरम सीमा पे थी, तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा था कि कोई कॉलोनाइजेशन नहीं होने देंगे। अब वो स्पेन की कॉलोनी, अब वो ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? नॉर्थ और साउथ अमेरिका, जो हम लोग का अभी जो कॉन्टिनेंट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अगला जो पॉइंट जो इन्होंने बोला था कि नो इंटरफेरेंस, यूरोपियन जो होंगे ना वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट अमेरिकन नेशंस पे। ठीक है, उसके बाद क्या था अगला कि यूएस का न्यूट्रलिटी रहेगा। कहाँ रहेगा? यूरोप में, मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा इंटरनल मैटर में, यूएसए नहीं इंटरफेयर करेगा। ये मॉनरॉय डॉक्ट्राइन था। ठीक है, डॉक्ट्राइन ये था मतलब कि सिंपल कि यूरोप स्टे आउट ऑफ अमेरिका। बट ये तो यूरोप के बारे में था, तो आप बोल रहे हो कि रिवाइवल हो गया। यहां पे आपको क्या दिखा कि लैटिन अमेरिका में किसका यूएसए ने देखा कि स्ट्रेटेजिक स्पेयर के रूप में देखता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आप सीधे डालोगे, सॉरी ये पॉइंट आप सीधे डालोगे। उसके बाद ना अभी दिखा कि क्या है ना कि वेनेजुएला में वहां पे उनके जो टाइज वो रशिया, चाइना और ईरान से बहुत ज्यादा आपको क्लोज टाइज दिखेंगे, तो इसके कारण अमेरिका के लिए चिंता है। तो वो ये पॉइंट ट्रिगर करता है मॉनरॉय डॉक्ट्रिन का रिवाइवल। अब वो क्या किया कि यूरोप से बढ़ करके बाकी भी जो पावर हैं, जो सुपर पावर जो कंट्री है, जैसे में रशिया है, तो उसके अलावा अभी उभरता हुआ चाइना है, तो वो सब पे क्या है कि यूएसए चाहता है कि वहां एंट्री ना करे। ठीक है, यहाँ पे ईरान भी यूएसए का दुश्मन है, ऑब्वियस है, अब सबको पता है कि जो भी इन लोग कहता है कि असैसिनेशन, ट्रम्प के असैसिनेशन के पीछे भी कहीं ना कहीं था, बट वो उस पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में अच्छे टर्म्स, अच्छे रिलेशंस नहीं है। ठीक है, चाइना जो लोन दिया हुआ है कितना है, तो 60 बिलियन 2007 से ही दे रखा है, ऑलरेडी लोन दिए जा रहा है वेनेजुएला को। ठीक है, इनर्जी एंड सिक्योरिटी वाइल स्ट्रेटेजी क्या है कि यूएस की जो कंपनी, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां की जो कंपनीज है वो किसके लिए रेडी है, तो हेवी जो सोर क्रूड होंगे तो उनके लिए वो रेडी। तो फिर अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल इंक्रीज 2 से 3 मिलियन बैरल पर डे लॉन्ग टर्म में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करके निकाल सकता है यूएसए। ठीक है, और क्या करेगा? कंट्रोल ओवर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या चाहता है कि ऑयल का जो प्राइसेस है उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको कंट्रोल करे। और क्या था जो बाकी, तो ये तो सेकेंडरी है कि नार्को जो टेररिज्म, ये देखिए ये जो डॉक्ट्राइन है अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्राइन, ये आप अगर लिखिएगा तो किसी की कॉपी में शायद ना मिले। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक कंट्री है जिसके अंदर मान लीजिए कुछ अनवांटेड जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो कंट्री अनविलिंगली और अनेबल टू स्टॉप, मतलब कि या तो उसके पास, या तो वो नहीं चाहती है, या स्टॉप उसको रोकने की उसके पास क्षमता नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको कि अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन। ठीक है, उसको कहा जाता है, तो उसके अंदर एक्शन ले सकता है ना, कि अ कंट्री कैन यूज फोर्स इनसाइड अनदर कंट्री, जो कि अनविलिंग हो, अनस्टॉपेबल टू टेक एक्शन, तो उसके लिए अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्राइन इन्वोक किया। ठीक है, तो उसके बाद
ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे समझ लिया। और चाइना रशिया तो आपने देख ही लिया कि उनका इन्फ्लुएंस है, ईरान का इन्फ्लुएंस है। अब देखिए क्राइसिस ऑन मल्टीलेटरलिज्म कैसे है, क्योंकि यूएसए ने ना यहाँ पे यूनिलेटरल एक्शन लिया, जिसके कारण यहाँ पे कोई मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई महत्व ही नहीं रह गया। यहाँ पे क्या हो गया कि वीटो पैरालिसिस, जैसे ही कोई P5 जो कंट्रीज है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि P5 कौन है, मतलब परमानेंट 5 कंट्री कौन है, उनको देखेंगे। उनका जहां इंटरेस्ट आता है वो सीधे वीटो लगा देते हैं, नहीं इस पे बात नहीं होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। तो इतना बार अभी तक यूज कर चुके हैं वीटो, ये 47 टाइम्स ये यूज कर चुके हैं। इसी से समझ में आता है 2015 से 24 के बीच में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसका कहता है क्या, लीगल री इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका मतलब देखिए इसका क्या है कि लॉ एज लॉ इन्फोर्समेंट, आर्टिकल 51, मतलब इसमें क्या है कि सेल्फ डिफेंस, मतलब कि लॉ इन्फोर्समेंट के मामला आप बता करके रीब्रांडिंग नहीं कर सकते ना। मिलिट्री इन्वेजन जो आपने करा है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा मिलिट्री इन्वेजन है ना, रीब्रांडेड एज लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट किसके लिए होता है? सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए होता है, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट के लिए होता है, एंटी टेररिज्म टेरर स्ट्राइक्स के लिए होता है। तो ये सब तो मतलब क्या कर रहे हैं ना कि री इंटरप्रिटेशन करके क्या ना ब्रॉडर मीनिंग दे रहे हैं। किसका ब्रॉडर मीनिंग? इसका दे रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट का, ठीक है। कंट्रीज आर गिविंग ब्रॉडर मीनिंग टू दिस, ठीक है, लीगली। अब देखो उसके बाद क्या बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का वीकनेस भी दिख रहा है कि फाइनेंशियल वीकनेस क्या है कि फंडिंग का गैप हो रखा है ना। देख रहे हो कि अनपेड, यहाँ पे देखो पीस कीपर के लिए शॉर्टफॉल्स हो रहे हैं, बजट में वहां पे दिक्कत आ रही है। मतलब यहाँ पे एक वर्ड निकल के आएगा, फंडिंग गैप, फंडिंग गैप, ठीक है, फंडिंग की कमी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। राइज ऑफ रीजनलिज्म, मतलब कि नाटो अलग हो गया, अफ्रीकन यूनियन अलग हो गया, इकोवॉस मतलब समझ रहे हो, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है। ये सब ना अलग अलग एक्शन ले रहे हैं, यूनिलैटरल एक्शन ले रहे हैं, फ्रैगमेंटेड ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ये यहां तक दिख गया मल्टी लेटरलिज्म के लिए कैसे क्राइसिस है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इंडिया पे सबसे बड़ा कि एनर्जी का जो सिक्योरिटी है, बट हम लोगों ने क्या कर दिया कि डाइवर्सिफाई कर रखा। ऑलरेडी हम लोग रशिया से और मिडिल ईस्ट से मंगा रहे हैं और सिर्फ 0.3% आता है 2026 के डेटा के हिसाब से। 0.3% ज्यादा नहीं है, बट क्या करेगा ना ये कि ग्लोबली हम लोग को इंपैक्ट पहुंचा देगा, है ना, कि ऑयल का जो प्राइस होगा वो वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, और वो अफेक्ट करेगा इंडिया का करेंट जो अकाउंट जो डेफिसिट है उस पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। फ्यूल का इन्फ्लेशन, अब देखिए इंपैक्ट कैसे करेगा, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सब पे करेगा। जैसे आपने कुछ प्रोड्यूस किया, अब उसको बेचना है तो उसमें क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा। फ्यूल का जब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हाई होगा तो बाकी चीजों का भी कॉस्ट होगा। जहां से रॉ मटेरियल निकलेगा, फिर जहां बनने के बाद जाएगा, फिर उसके बाद जो कंज्यूमर है उन तक पहुंचेगा, तब तक के लिए वो उसका प्राइस हाई हो चुका होगा, ठीक है। तो इंपैक्ट करेगा ग्लोबली, ठीक। एडवांटेज क्या है इंडिया के लिए कि यही जो रिलायंस है जामनगर वाला, वो हेवी सोर क्रूड ऑयल के लिए रेडी है, ठीक है, आइए यूज कर लेंगे। ओएनजीसी का यहाँ पे ना क्या हो रखा है कि इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट में 40% यहाँ पे स्टेक है। किसमें? अलग अलग जो कंपनियां हैं यहाँ पे 40% और 11% स्टेक है यहाँ पे। तो ये इंडिया का है, बट इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि रूपी का जो प्रेशर जो है, रूपी का वैल्यू क्या होगा कि जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बनेगा हम लोग को क्या करना पड़ता है कि खरीदना पड़ता है, तो रूपी का और प्रेशर उस पर और बढ़ेगा और उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकती है। और इससे ना क्या होगा कि जियोपॉलिटिक्स जो भी इनस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अटैक कर दिया, तो उसके कारण भी डॉलर का वैल्यू ऊपर नीचे जाएगा, तो उससे डायरेक्टली लिंक्ड क्या है, रुपीस भी ऊपर नीचे होगी। प्लस में आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आप डाल सकते हो क्या कि जो डिप्लोमेटिक जो बैलेंसिंग करना होगा यूएस के बीच में और किसके बीच में, तो आप इंडिया का ना एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा है प्रियम्बल में, हमने क्या देखा कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, हम लोग किसको, सोवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो इसके बीच में ना बैलेंस जब करना होगा, बैलेंस
जब करना होगा कि जब आप नापोगे तो हाँ, क्योंकि यूएस से क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और आपके जो भी प्रिंसिपल हैं उनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग बिटवीन यूएस एंड सॉवरेनिटी प्रिंसिपल्स, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। लेकिन की फीचर्स वही, हाइपर इन्फ्लेशन स्पाइरल, ऑयल डिपेंडेंसी कोलैप्स, सॉवरेनिटी चैलेंज, ये सब सैंक्शन, प्रेशर, माइग्रेशन, ये सब आप डाल देना। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो वही कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीलेटरल, ये सब सारे वे फॉरवर्ड देख सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप कुछ कुछ पॉइंट इसमें जैसे डालो कि डीपेस्ट इकोनॉमिक कोलैप्स इन मॉडर्न हिस्ट्री है, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन, बट यहाँ पे देखना कि सैंक्शन ये सब है, यूनिलैटरल इन्वेंशन इंटरसेक्ट जो है पोजिंग प्रोफाउंड चैलेंजेस टू ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी कैलकुलस। तो ये सब पॉइंट आप डाल सकते हो, एज अ कंक्लूजन डाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1945, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया, वहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म हुई। और इसमें ना टोटल मतलब 6 मेजर जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जिसका प्राइमरी रोल क्या है, तो प्राइमरी रोल क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, प्राइमरी रोल क्या है कि मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें टोटल जो मेंबर कितने हैं, तो 15 है। इसमें से मैं क्या बात कर रहा था कि 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट है, जो कि हर 2 साल पे नए इलेक्ट किए जाते हैं। परमानेंट मेंबर कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए ऑब्वियस है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। यहां देखा आपने कि यूरोप से यहाँ पे आप कह लो तो ये भी है, यूनाइटेड किंगडम भी और फ्रांस भी, और कहीं ना कहीं आप रशिया का जो कैपिटल है वो भी यूरोप में ही आता है, उसको यूरोप में ही बहुत लोग काउंट करते हैं, जबकि वो एशिया कॉन्टिनेंट में दिखता है उसका कुछ पार्ट। ठीक है, बट इसको जोड़ते हैं उसी के साथ, तो ये सब उधर ही साइड से है। और यूएसए भी चलिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, बट इतना बड़ा इंडिया कितना बड़ा है, तो 140 करोड़ का टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन है। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो नहीं है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए P5 में। इसके लिए हमेशा हम लोग इंडिया आवाज उठाते रहेगा। ठीक, चलिए, तो वीटो पावर वही कि अगर मान लीजिए किसी को नहीं हुआ, तो कोई भी एक मेंबर जो परमानेंट में से एक भी मेंबर अगर कह दिया ना इस पे बात तो नहीं होगी, तो वहीं पे वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जो भी रिजोल्यूशन आएगा। ठीक, फंक्शन वही, इंपोज करना, सैंक्शंस लगाना, मिलिट्री एक्शन, पीस कीपर डिप्लॉय करना, ये सब है। वही क्रिटिसिज्म में कि जो अभी का जो करेंट जो सिनेरियो है, करेंट जो ग्लोबल पावर जो बैलेंस है वो नहीं करता है, क्योंकि इंडिया जैसे जर्मनी, जापान, ब्राजील जो मेजर जो इकोनॉमीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अफ्रीकन यूनियन मतलब अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहां से भी किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट अब जानते हो कॉफी क्लब बना रखा है, कौन बना रखा होगा, ऑब्वियस है कि जो लोग चाहते हैं इनका एक ही एम है, इनफॉर्मल ग्रुप है, इनका एक ही एम है। क्या एम है, 1990 के पीरियड में ये हुआ कि अपोज करना परमानेंट मेंबर्स का, नए परमानेंट मेंबर जोड़ने के बाद को अपोज करना। इसमें कौन आएगा, तो हमारा एकदम मतलब पड़ोसी, तो हर जगह इंडिया के अगेंस्ट तो आना इसको जरूरी है ना, जानते ही हो अभी। तो ठीक है, वो रहेगा, प्लस में इटली, मैक्सिको, अर्जेंटीना एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये सारे अपोज कर रहे हैं। किसका अपोज कर रहे हैं, तो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये बस इनका प्रपोजल ये है कि आप नॉन परमानेंट जो 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं यहाँ पे जो 10 हैं उनका बस सीट बढ़ाइए, इन लोगों का कहना है, परमानेंट वाले को टच मत करिए। तो यही है, बट ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अफ्रीकन से यहाँ से ब्राजील का बिल्कुल होना चाहिए। तो ठीक है, बाकी देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार PCS सूत्रा।